आज का टॉपिक आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन है और ये रिजोनेंस से मिलता जुलता है और आपको समझ में आएगा। ध्यान से आप इसको देखिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को काफ़ी छात्रों में ये ज़रूर कमी देखी गई है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कम छात्र अभी तक पढ़ाते समय अनुभव हुआ कम समझ पाते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि ज़रा भी उसको क्लिष्ट न बनाते हुए एकदम पूरी कोशिश होगी कि आपको धीरे धीरे आज हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी तरह आ जाए और कहीं कोई डाउट न रहे। तो ओके, शुरू करते हैं कि रिजोनेंस से ही शुरू करते हैं, क्योंकि रिजोनेंस हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। रिजोनेंस में क्या है कि रिजोनेंस में डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉनों का है। यहाँ पे क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज करते हैं। रिजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं करते हैं। कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है तो देयर इज नो रिजोनेंस। और बहुत सारी घटनाओं को हम रिजोनेंस के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब फ्री रेडिकल की बात आती है तब तो निश्चित रूप से इस हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझा जा सकता है। फ्री रेडिकल है क्या, ये ऑलरेडी मैंने शुरू के लेक्चर्स में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आपको बताया है कि बॉन्ड जब टूटते हैं और ख़ास करके जब होमोलिटिक फैशन में ब्रेकिंग होगी तब आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। और फ्री रेडिकल उसको कहते हैं जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ आप देखिए, मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। नोटेशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्राइमरी को हर जगह हम 1 डिग्री दिखाते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री दिखाते हैं। अब इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बॉन्ड इसमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा आपको एक जगह, तो इसीलिए उसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। अभी पढ़ते समय आपको समझ में आएगा। इस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा, इसके लिए आपको ये जानना है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर, आपकी स्पीसीज के अंदर अगर अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन बल्कि कहिए है, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब बहुत बार कन्फ्यूजन होगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कहें किसको, क्योंकि ये तो आप पढ़ लेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन फिर कहते किसको हैं। तो आप हमेशा जानिए कि जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताऊं कि जैसे HCOOH, ये फार्मिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अक्सर ये गलती लोग कर लेते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए अल्फ़ा कार्बन का होना आवश्यक है। अल्फ़ा कार्बन से लगा हुआ अगर कोई हाइड्रोजन है तब तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे इस फॉर्मिक एसिड में इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में हाइड्रोजन तो है, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बगल में हाइड्रोजन है तो अल्फ़ा, लेकिन नहीं, इस फॉर्मिक एसिड के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं। लेकिन अगर आप इस CH3 एस्टिक एसिड की बात करें CH3COOH के साथ, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फ़ा कार्बन है और इस अल्फ़ा कार्बन से अगर हाइड्रोजन कोई अटैच्ड है तब तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। और अल्फ़ा कार्बन अगर है, इवन देन अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सपोज कि जैसे ये हमारा क्लोरल है CCl3CHO है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन तो है, नो डाउट, अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है या जो स्पीसीज़ है, जैसे इस फ्री रेडिकल में, ये फ्री रेडिकल में ये कार्बन फ्री रेडिकल को रख रहा है, ये हाइड्रोजन अल्फ़ा नहीं कहलाएंगे। इसके बगल में अगर कोई कार्बन है और उससे हाइड्रोजन लगा है तब तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, उसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना निश्चित रूप से ज़रूरी है। जैसे ये मिथाइल फ्री रेडिकल कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है।
इसके पास भी अगर आप देखें तो यहाँ से चलें तो ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं तो ये भी शो करेगा, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये भी शो करेगा। अब दूसरी बात की कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होंगे, तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने जो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि ये हमारी स्पीसीज़ है फ्री रेडिकल, टोटल कितने फॉर्म होंगे। तो याद रखिए कि जैसे इसमें तो एक है तो एक ही होगा, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म और आएगा ही नहीं। इसमें 3 अल्फ़ा कार्बन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म आएंगे, इसको छोड़ के तो कुल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें कितने आएंगे, 3 और 3 6, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे, अगर देखा जाए 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे, इज वेरी क्लियर, 3 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म जितने ज़्यादा बनेंगे उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि इसके पास कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म नहीं है, इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म है, इसके पास 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म है, इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म है। तो आप कह सकते हैं बड़े इजीली कि हमारा टर्शरी जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंडरी जो होगी उसकी उससे थोड़ी क्या होगी, कम होगी। प्राइमरी जो है उसकी क्या होगी, और भी कम होगी। और मिथाइल जो होगी उसकी क्या होगी, लीस्ट होगी इनमें। अब आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझने के लिए मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जिस कार्बन पे डॉट लगा है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है, जिस कार्बन पे माइनस चार्ज लगा है, आप देखें कि उसके साथ अगर उस कार्बन के साथ अगर एक R लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तब तो प्राइमरी है। 2 R लगे हैं, 1 हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, और कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं लगा है तब वो क्या है, टर्शरी। ये मैंने कई बार आपको बताया भी, आपको समझ में आता है, आपको पहचान करना आता है। अब सवाल है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म हम लिखें कैसे। दिस इज द स्टेबिलिटी, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अगर आप डिसाइड करना चाहें तो दिस इज द, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of free radicals, free फ्री रेडिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हैं, बहुत सारे रिएक्शंस में आपको मिलेंगे। फ्री रेडिकल में क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए फ्री रेडिकल्स आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट, दे आर द इंटरमीडिएट एज एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। व्हाई, बिकॉज दे वांट टू पेयर अप। मैंने पहले भी एक आध बार आपको बताया हुआ है। अब सवाल है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म को हम लिखें कैसे। इसलिए आप लोग भी पढ़ने के साथ साथ रफ पेपर में लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा आपका, और तब आप फिर अगर पहले से लिखते नहीं आए हैं तो ज़रूर आपको परेशानी होगी और आप गलती कर सकते हैं। इसलिए बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है जानने के बाद, बिना किसी किताब की, बिना किसी की सहायता से। तो अब मैं आपको अगले पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे हम लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म। तो आप ध्यान से देखिए इसको। ये हम लोग प्राइमरी के साथ पहले आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं, सीख जाएंगे आप। मान लीजिए इथाइल फ्री रेडिकल है जो कि किस श्रेणी का है, किस कैटेगरी में, प्राइमरी है। अब इस प्राइमरी का अगला हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म कैसे लिखेंगे। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपके हाइड्रोजन्स हैं। ये अगला फॉर्म जो होगा आपका, वो नोटेशन जो है रेजोनेंस का और इनका दोनों का सेम है। अगला फॉर्म होगा, आप किसी भी एक कार्बन को यहाँ से ले लीजिए और यही दिखाना चाह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये डीलोकलाइज कर रहा है। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। जैसे ये बेंजीन है, इस बेंजीन में रेजोनेंस में आप देखेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये है ना, ये डीलोकलाइज हो रहे हैं।
लेकिन सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कहीं भी कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज किसी एग्जाम्पल में होंगे, लेकिन साथ साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज होते हैं। तो मैं यहाँ जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज होगा तो क्या बनेगा आपका, बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि आप किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले लीजिए तो ये हो जाएगा अगला फॉर्म, जो जहाँ चेंज नहीं हुआ उसको लिख लीजिए। यहाँ से आप बॉन्ड को हटा चुके हैं, ये ऐसे हो जाएगा और ये दो हाइड्रोजन जो है ऐसे हो जाएंगे, और जब यहाँ ये बॉन्ड लग गया है तब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। तो ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म हुआ इस हाइड्रोजन के कारण। अगला जो फॉर्म है उसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये यहाँ से बॉन्ड जो मूव किया है तो इज़ वेरी क्लियर, ये यहाँ से यहाँ आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ गया है और आपको ये फॉर्म मिल गया है। अगले फॉर्म को आप लिख सकते हैं बड़े इसलिए, आप एक हाइड्रोजन को तो कर चुके हैं, अगले हाइड्रोजन के बारे में देखिए तो आप लिख सकते हैं H है, C है, और हम इसको यहाँ पर रख ले रहे हैं, यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ डॉट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, और ये अगला फॉर्म हो जाएगा। और इसके आगे हम तीसरे हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो 3 फॉर्म है, तीनों आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 6 अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आप 6 को 1 बाई 1 करके लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 9 हाइड्रोजन है तो 9 को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हम बोले कि नो बॉन्ड, नो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को 2 नामों से मेनली तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ दे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है तो आप ये जान जाइए कि हाइपर कॉन्जुगेशन की ही बात कर रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म आप लिख सकते हैं, और इसी के द्वारा बहुत सारी देखेंगे कि बहुत सारी आपको घटनाएं मिलेंगी, जैसे कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी है, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, सबके एक्सप्लेनेशन में ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड पर्टिकुलरली फ्री रेडिकल में हम रेजोनेंस चूँकि होता नहीं है, इसलिए हर कीमत पे हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट साधन क्या है, यही हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कुछ घटनाएं जो कि बड़ी फेमस है, जिसके चलते हाइपर कॉन्जुगेशन आया, कि जैसे ये बेंजीन है और इस पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम टालवीन कहते हैं। इसी तरह से ये आपका CH2CH3 इथाइल ग्रुप लगा है तो इसको हम लोग इथाइल बेंजीन कहते हैं। टालवीन केवल इसी का नाम है, बाकी सबके नाम तो इथाइल प्रोपाइल जो रहेगा। इसमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ही ये शो होता है कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगने पे मिथाइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को या इथाइल देगा, या आपके पास ये है सपोज कि C है और यहाँ CH3 है और सॉरी CH3 है और यहाँ एक ही H। ऐसे आमतौर पे सोचते हैं आपकी कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा अकेले में, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, लेकिन जब बेंजीन पर लग जाएगा तब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ये डिसाइड करेगी कि हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म कितना बन रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगा अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा। ऐसे में इस मिथाइल के पास
जो अगर देखें और यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे हैं, 2 हैं इस कार्बन को छोड़ के। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे आपको 3 है, यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ पे कितना आपका 1 ही है। इतना बड़ा ग्रुप लगने के बाद भी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी इसकी क्या है, कम है। बहुत सारे प्रयोगों से देखा गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एडिशन रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये प्रूव्ड है कि ये इलेक्ट्रॉन देने की इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमारा कौन देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आगे चल के देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग केवल इतना इस छोटी सी वीडियो में आपको बता रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे आप जान पाएंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा, और देगा तो कैसे उसको लिख पाएंगे, इतने की आपको ज़रूरत है। बाकी तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो बीच बीच में आएगा उसका, और मैं समझता हूँ कि इट इज़ सफिशिएंट, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा। ओके, अगली वीडियो हम कुछ और बनाएंगे। ओके।